बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरी। कोरोना का बढ़ता फैलाव, क्या वजह अवाम की गैर जिम्मेदारी? आबादी ज्यादा, टेस्ट कम, हुकूमती तरजीहात क्या लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद न होने के सबब कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है? मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस, क्या नताइज मजीद खतरनाक हो सकते हैं? आलमी बरादरी कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ इक़दामात करे। वज़ीर आज़म इमरान खान। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की भारत पर सख्त सिफारती पाबंदियों की सिफारिश। ऑलराइट जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है, बड़ी बड़ी शख्सियात इसकी जद में आ रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर में भी इसकी तशखीस हो गई है। उन्होंने खुद को घर पर करंतना कर लिया, जबकि उनका बेटा और उनकी बेटी भी इससे मुतासिर हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद एहतियात नहीं की जा रही है। किसी भी बीमारी से इनकार करना या एहतियात ना बरतना बहादुरी नहीं, इसे नासमझी कहा जाता है। गैलप ने एक सर्वे किया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 5 में से 3 फर्द ऐसे हैं जो कि कोरोना को समझते हैं कि जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। यह शरह 62% है। 62% लोग ये समझते हैं कि कोरोना जो है उतना खतरनाक नहीं है जितना बताया जा रहा है और ना इसको संजीदा लिया जा रहा है। और अहम मसला है जिस पर कान धरने की जरूरत है। और कोरोना महज छोटा मामला नहीं है। और समझने वालों के लिए और सर्वे के मुताबिक बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो सूबा है जहां पर सबसे ज्यादा शरह ऐसे लोगों की है जो समझते हैं कि कोरोना उतना संजीदा नहीं है, इसको गैर संजीदगी के साथ डील किया जा रहा है। 79%, ये शरह बहुत ज्यादा है बलूचिस्तान में। हैरानी और परेशानी की अलामत है कि कोरोना को संजीदगी से क्यों नहीं लिया जा रहा है। पाकिस्तान में 16,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं, 300 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और ये रेशो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी के साथ बहुत सारे अहम सवालात हैं जो हर किसी के जहन में आ रहे हैं। हम यहां पर बैठे हैं, हम भी इसी बारे में बात करेंगे। आपके लिए भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप घर बैठे इस चीज पर गौर कीजिए कि इसको क्यों इतना गैर संजीदगी से लिया जा रहा है। और जो मेरे साथ मेहमान मौजूद होंगे उनसे भी हम पूछेंगे कि पाकिस्तान में मर्ज बढ़ता जा रहा है, क्या हमारी गैर जिम्मेदारी इसे बढ़ा रही है? क्या मरीजों की तादाद अभी भी हुकूमती अंदाजों से कम है? पंजाब कोरोना के खिलाफ जंग में सिंध से पीछे क्यों है? आबादी ज्यादा है, टेस्ट कम है। पंजाब की आवाम पर इतनी बेरहमी क्यों की जा रही है? क्योंकि पंजाब की आबादी पाकिस्तान की निस्फ आबादी के बराबर है, लेकिन वहां पर लॉकडाउन में नरमी तो होगी, लेकिन इसी के साथ साथ टेस्ट की कैपेसिटी है वो बहुत कम है। क्या टेस्ट करने की रफ्तार कम करके वायरस का मुकाबला किया जा सकता है? और साथ ही साथ कोरोना वायरस से दुनिया बंद है, क्या खुराक का बहरान मजीद तबाही ला सकता है? ये बहुत सारे सवाल हैं और इसके अलावा फर्दर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर बात करने की जरूरत है और हम इस हवाले से बात करते हैं। आज हम प्रोग्राम में पहले हिस्से में हुकूमती सतह पर जो इकदाम हैं और अवामी रवैया उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इसकी तिबी इशू पर बात करेंगे कि मेडिकली इसको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन फिलवक्त जैगम खान साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। जैगम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैगम खान साहब, 300 से जायद जो है वो अमवात हो चुकी हैं, 16,000 से जायद लोग मुतासिर हो चुके हैं जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें तशखीस हुई है। इसके अलावा टेस्ट लाख से ऊपर चले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग यकीन नहीं कर रहे कि कोरोना एक हकीकी खतरा है। क्या वजह है आपके नजदीक? मेरे ख्याल है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो पूरी नस्ल है, इस वक्त जो लोग भी जिंदा हैं, उनकी याददाश्त में कोई इस तरह की पेंडेमिक, इस तरह की वबा नहीं है। क्योंकि इस तरह की वबा को आए हुए भी 100 साल गुजर चुके हैं और इनको मालूम नहीं है कि कितनी एक बड़ी और ख़तरनाक वबा है जो दुनिया में फैली हुई है। और दुनिया से तो खबरें आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ रवैया ये है कि शायद हमारी कोई साख्त ही अलग है, हमारा खून अलग है, हमारी जो है वो इम्यूनिटी अलग है, तो हमें कुछ नहीं होगा। बहुत से मुल्कों में हमने ये रवैया देखा है। जब पेंडेमिक ऐसे फेज़ पर थी, जब बहुत ज़्यादा नहीं फैली थी, तो बहुत से मगरबी मुल्कों में भी ये रवैया था। लेकिन जब पेंडेमिक ने, जब वबा ने आकर दबोचा, तो फिर उन लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये हमारा रवैया ठीक नहीं था। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक तो गरीब लोग हैं जिनके लिए कुछ समझना भी मुश्किल है और जिनके लिए बहुत सी पाबंदियों पर अमल दरामद करना भी बहुत मुश्किल है। उनके घर भी छोटे हैं, जगह भी क्राउडेड है, उनको मजदूरी भी करनी है। लेकिन आपको अफसोस उस वक्त होता है कि जबकि वो लोग, पढ़े लिखे लोग, खुशहाल लोग, जो एहतियातों पर अमल कर सकते हैं और जिन्हें करना चाहिए, वो भी आप नज़र आता है कि इस पर अमल नहीं कर रहे। जहाँ तक तादाद की बात है, देखिए परेशान कुन तो है। अगर 15,000 लोग इस वबा में हैं और 300 लोगों ने वफात पाई है, लेकिन अगर आप ओवरऑल फिगर देखें पूरे मुल्क को, तो जाहिर है 20-22 करोड़ लोगों का मुल्क है। तो इतनी तादाद में लोगों को ज़ाती तौर पे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि वबा कितनी फैली हुई है। अभी तक उन्हें आस पास में अमवात और बीमारी नज़र नहीं आ रही। तो अल्लाह ना करे, लेकिन जाहिर है जब ये वबा फैलती है तो ये सूरत हाल बदल सकती है, क्योंकि ये वबा एक्सपोनेंशियली फैलती है।
हर 11 दिन बाद, 10-11 दिन बाद पाकिस्तान में ये दुगनी हो रही है और होती जाएगी अभी, जब तक ये फ्लैटन नहीं करती कर्व। अभी भी जो अंदाजे हैं कि जून तक तो तकरीबन ये बढ़ती जाएगी और डबल होती जाएगी, लाखों में चली जाएगी। और इसी तरीके से खुदा न खास्ता जो वफात है लोगों की वो भी बढ़ेगी। और फिर जो सबसे बड़ी दुख की बात है काशिफ साहब, वो ये है कि इसमें जो खतरा है वो सबसे ज़्यादा हमारे बुजुर्गों को है और उन लोगों को है जिन्हें पहले से कोई ना कोई बीमारी है। तो जो लोग एहतियात नहीं कर रहे, अगर वो खुद सेहतमंद भी हैं, तो अपने बुजुर्गों को खतरे में लेकिन डाल रहे खान हैं। साहब, इस अगर बीमारी हमारे के उलमान खतरे की से, इस बीमारी के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये बीमारी जो पीक पकड़ रही है और आने वाले वक्त में मजीद इसके जो असरात हैं वो गहरे होंगे, इससे अवाम को बावर करवाना किसकी जिम्मेदारी है? किन्हीं तौर पर मीडिया, सोशल मीडिया, खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम लोग यहाँ पर बैठकर बात करते हैं, आप लोग बात करते हैं, इस हवाले से लोगों तक आगाही तो पहुंच रही है, लेकिन जो हुकूमती इदारे हैं, क्या वो कोरोना के खतरे से आगाह सही तरह नहीं कर सके? क्या हुकूमत अवाम को समझाने में नाकाम हो गई है, इस वजह से लोगों को इसके खतरे से उस तरह से लोगों को यकीन नहीं आ रहा? देखिए, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो हुकूमत की इसमें बनती है। यानी हुकूमत ने थोड़ी सी देर लगाई, लेकिन आप ये देखिए कि इससे बड़ा पैगाम लोगों के लिए क्या हो सकता है कि पूरा मुल्क बंद है, मईशत बंद है। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा मैसेज है ना कि खतरा मौजूद है। और अगर हुकूमत नहीं भी कह रही, आप हम मीडिया तो लोगों को बता रहा है, मुसलसल बता रहा है, खतरनाक सूरत हाल है, बड़ी बड़ी मेरे ख्याल में किया जा रहा है लोगों पर वाजे। लेकिन मैं ये समझता हूँ लोगों की शायद ज़ाती एक्सपीरियंस में क्योंकि ऐसी बात नहीं है, तो उनको अभी तक शायद या तो एतमाद नहीं आ रहा, या उनको ये किसी तरीके से ये बात रजिस्टर नहीं हो रही। तो शायद ये तरीकाकार हुकूमत को भी किसी तरीके से बदलना होगा कि वो मीडिया के ज़रिए ज़रा लोगों को बेहतर अंदाज में पावर कराए। तो खान साहब, फिर यकीनी तौर पर लोगों को अगर अंदाजा नहीं हो रहा, लोग पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तब तक वो इस चीज को नहीं संजीदगी से ले रहे, तो क्या हुकूमत अपनी पॉलिसी बेहतर करे, या हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कि लोगों को बर वक्त बताया जा सके, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है? जी, बिल्कुल देर हो चुकी है और इस वबा ने बढ़ना है और बढ़ते जाना है। मेरे ख्याल में कुछ जो असल फिगर्स हैं वो लोगों को बतानी चाहिए। अभी तक बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हुकूमत ये कहती है, तसल्ली दिलाती है। हुकूमत ने अभी तक जो असल सिनेरियोज हैं, जो असल ख़तरा है, जो बढ़ने का ख़तरा है, वो अवाम को नहीं बताया कि ये वाकई कितनी ख़तरनाक बात है, या बड़ी देर से बताना शुरू किया है कि ये मामला कितना बढ़ेगा और कहाँ तक जाएगा। तो शायद लोगों को थोड़ा एतमाद में लेके ये बताना चाहिए, जो भी खबरें आपके और मेरे तक महदूद हैं, कि ये जून में ये तादाद लाखों में होगी और आप सबको ख़तरा है और आपके साथ आपके बुज़ुर्गों को ख़तरा है। ये मैसेज देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि अपना नहीं तो बुज़ुर्गों का ख्याल करें, उनको महफूज बनाएं। और हुकूमत ने कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जिसकी वजह से एक अनसीरियस होने का तासुर मिला है। ख़ास तौर पर रमज़ान के दरमियान में जो तरावी के लिए मसाजिद को खुला रखा गया है, मैं तो बहुत फ़िक्रमंद हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बहुत प्यारे बुज़ुर्ग, आप देखिए मसाजिद में तरावी पे जाने वाले या मसाजिद में जुमे जान पे जाने वाले बुज़ुर्ग कौन होते हैं? वो हमारे कम्युनिटी लीडर्स हम्म। होते हैं, पूरे मोहल्ले को वो चलाते हैं, वो पूरे गाँव को वो चलाने वाले होते हैं। मतलब हमारा इतना कीमती असासा है और उनकी जानों को इंतहाई खतरा है। तो इसमें हुकूमत को भी यकीनन ज़्यादा लेकिन संजीदगी लेनी खान साहब, जो चाहिए आला और हुकाम बेहतर की तौर। जानिब से हुकूमती सतह पर जो बयानात में हमें अभी तक कंफ्यूजन नजर आती रही, कि समटाइम स्टेटमेंट्स ऊपर नीचे होती रही, समटाइम कंफ्यूज स्टेटमेंट्स आती रही, समटाइम मिक्स्ड सिग्नल्स आते रहे, तो कुछ समझ नहीं सके कि वजूहात है क्या? क्या आगाही में नाकामी की वजह आप समझते हैं कि ये बयानात हैं? बयानात से ज्यादा बड़ी बात है, बयानात तो किसी और चीज का इजहार कर रहे हैं ना। बयानात इस चीज का इजहार कर रहे हैं कि जो हमारी कयादत है उसमें हम आहंगी नहीं है। इस इतने बड़े खतरे में, जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा, कितना बड़ा खतरा है काशिफ साहब, इस बात से अंदाजा लगाइए कि अमेरिका में इस वक्त जो अमवात हैं वो वियतनाम की जंग में जो अमेरिका ने जो अमवात हुई थी उससे ज्यादा हो चुकी हैं। आप आपके भी अमेरिकन दोस्त होंगे, मेरे भी दोस्त होंगे, आप देखिए कि वियतनाम की जंग के अमेरिका की जहन पर कितने असरात हैं। और इस वक्त वियतनाम की जंग में जितने अमेरिकी मरे थे उससे ज्यादा कोविड में मर चुके हैं। तो ये इतनी खतरनाक सूरत हाल का मुकाबला करते हुए भी हमारी लीडरशिप ने ये गवारा नहीं किया कि वो उस तरह इकट्ठे हों जिस तरह के दहशतगर्दी के बारे में पूरी कौम इकट्ठे हुई थी। एक प्लान बनाया था, एक बयानिया बनाया था, एक दूसरे के खिलाफ तमाम इख्तलाफात को भुलाकर मुकाबला किया था और उसको ख़त्म किया था। ज़रूरत इस बात की थी कि एक कौमी इत्तफाक राय पैदा किया जाता और एक कौमी तौर पर प्लानिंग की जाती, दो मुख्तलिफ बातें ना चल रही होती।
कि यहाँ पे हुकूमत के अंदर भी एक वजीर कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, मरकजी हुकूमत कुछ कह रही है, सूबाई हुकूमत कुछ कह रही है, और वजीर आजम अपने ही पॉलिसीज के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उनकी अपनी जो विफाकी काबीना जो पॉलिसी बनाती है, लॉकडाउन करती है, तो वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि ये आपके लॉकडाउन आपके जो है कहने ये का शाह मतलब ने है किया। कि पंजाब और सिंध में केसेस की तादाद तो मुख्तलिफ है, लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ रहा। वफाक और ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत के दरमियान जो तल्ख कलामी होती रही, एक पेज पर नहीं आई, लॉकडाउन के तरीक़ाकार पर तनकीद की जाती रही, आपस में अदम ताउन रहा। वफाक और सिंध की आपस की तनकीद ने भी सूरत हाल को आप समझते हैं फिर ख़राब किया है? देखिए बिल्कुल किया है विफाक। और देखिए सिर्फ जो जो लेवल्स हैं, आप ये देखिए कि 3 लेवल्स हैं। आपकी कम्युनिटी लेवल से, डिस्ट्रिक्ट और यूनियन काउंसिल के लेवल से लेकर फिर सूबाई हुकूमत और फिर विफाकी हुकूमत। अगर आप आसपास में देखिए, भारत में देखिए या दूसरे ममालिक में देखें, ख़ास तौर पे जिन ममालिक ने कोई मौसर कार्रवाई की है, वहाँ पर विफाकी हुकूमत ने एक सेंट्रल तौर पर प्लानिंग हुई है और फिर उसको नीचे तक इम्प्लीमेंट किया गया है। ये नहीं हो सकता कि हर कोई अपनी अपनी प्लानिंग कर रहा हो, अपने अपने तौर पे चल रहा हो, ये नहीं होता। ये वबा जो है इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सूबाई बाउंड्री नहीं है इस वबा की, कोई इसकी जोग्राफियाई बाउंड्री नहीं है। पाकिस्तान तो वैसे भी एक रिवर की वैली है, हम तो वैसे एक दूसरे तो के साथ जुड़े हुए हैं। तो खान साहब यहाँ फिर क्यों भूल तो जाते हैं, क्यों भूल जाता है वफाक भी और सिंध भी कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है? मुझे मालूम नहीं कि ऐसा रवैया क्यों है हमारी अशराफिया का, हमारी हुक्मरान अशराफिया का। जो इमरान खान साहब तो कहते हैं पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये सब लोग ही उसमें शामिल हैं, तमाम सूबाई हुकूमतें भी और ये मरकजी हुकूमत भी। कोई इनकी एक गैर संजीदगी और इत्तेहाद और इत्तेफाक की कमी, उसकी वजह से ही आप देख रहे हैं कि जब से पाकिस्तान बना है कोई निज़ाम मुस्तहकम नहीं हुआ, जमहूरियत मुस्तहकम नहीं हुई, अदारे मुस्तहकम नहीं हुए, हर रोज़ ही जूतों में दाल बट रही है, आप कुछ नहीं कर पाए। तो वही गैर संजीदगी जो हमारी अशराफिया की है, अपने मफादात, सियासी मफादात, नंबर बनाने, वही एक रवैया हमें नजर आ रहा है। लेकिन खान साहब मेरा फाइनल क्वेश्चन, लॉकडाउन में इतनी नरमी कर दी गई जबकि खतरात बरकरार थे। अगर खतरा मौजूद था तो फिर लॉकडाउन में नरमी क्यों की गई? लोग उसी तरह से बाहर निकल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अक्सर जगहों पर पुलिस के नाके लगाए गए थे, वो नाके भी अक्सर जगहों से खत्म कर दिए गए। लेकिन जहां पर जिस इलाके में एक आधा केस सामने आ जाता है उसके बाद वहां पर लॉकडाउन कर दिया जाता है। लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी आमदरफ्त उसी तरह से रहती है। अगर खतरात बरकरार हैं तो फिर हुकूमती सतह पर जो इकदाम किए जा रहे हैं उनमें इतना गैर संजीदा रवैया क्यों है? देखिए लॉकडाउन की जहां तक बात है, तो लॉकडाउन में मुख्तलिफ तरह की पॉलिसीज हो सकती हैं और अपनाई गई हैं। साउथ कोरिया ने बहुत ही कामयाबी हासिल की, लेकिन लॉकडाउन नहीं किया। उन्होंने वो किया जिसका आपने पहले इशारा किया कि बहुत बड़े पैमाने पर टेस्टिंग और ट्रेसिंग की, और जो ट्रेस हुआ उसको अलग थलग किया ताकि वो मजीद बीमारी ना फैलाए। स्वीडन ने कोई लॉकडाउन नहीं किया, हमारे पास ईरान ने लॉकडाउन नहीं किया और वहां पे भी अब कंट्रोल में आ गई है। लेकिन अहम बात यह है कि आप जो पॉलिसी बनाएं उस पर तमाम को एतमाद में लें, पूरे मुल्क में यकसा नाफिज करें, और सबको पता होना चाहिए, कम से कम आपको मुझे तो पता होना चाहिए ना कि पाकिस्तान में इस तरह का लॉकडाउन किया जा रहा है, इस मकसद के लिए किया जा रहा है, ये हुकूमत की पॉलिसी है, ताकि हम उस पर इन्फॉर्म्ड अंदाज में तनकीद या उसकी तायद कर सकें। लेकिन ना आपको पता है ना मुझे को पता है कि क्या पॉलिसी है। अभी एक नया सिस्टम वो ला रहे हैं जिसको वो ट्रेस, टेस्ट, क्वारंटाइन कह रहे हैं, लेकिन उसके बारे में भी तफसील से नहीं बताया गया। सिर्फ टेक्निकल आदमी उसको समझ सकता है, आम आदमी नहीं समझ सकता। फिर कहा तो गया है कि वो आ चुका है, लेकिन वो सिस्टम आने के बाद फिलहाल तो ये हुआ है कि टेस्ट पंजाब में उल्टे कम हो गए हैं, जबकि टेस्टों की एक बहुत बड़ी तादाद लेकर जाना है। तो देखिए वो कब तक उसको फैलाते हैं, हमें मालूम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ैगम खान साहब, तज्ज़ियाकार तमाम तर सिचुएशन पर बात कर रहे थे। संजीदगी की ज़रूरत है। अगर हुकूमती सतह पर जो आला हुकाम हैं उनके इकदामात, उनमें संजीदगी नज़र आएगी तो अवाम भी फिर संजीदगी का इजहार करेगी। सबसे जो बेहतर चीज़ है और सबसे पॉजिटिव चीज़ यह है कि पॉलिसी जो भी मुरतब की जाए उसको उसके हवाले से तमाम सूबों को एतमाद में लिया जाए। जब तमाम सूबे और वफाक एक पेज पर होंगे तो कहीं ना कहीं लोग भी इसको संजीदगी से लेंगे, और जो आगाही मुहिम चला रही है उसमें भी हमें वफाक भी कामयाब नजर आएगा और सूबे भी कामयाब नजर आएंगे। लेकिन जब तक सूरत हाल इस तरह से बटी हुई रहेगी तब तक ना अवाम संजीदगी का मुजाहरा करेगी और ना ये इकदामात सूदमंद साबित होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और टेस्टिंग कैपेसिटी क्यों कम होगी और ये जो नया तरीका कार सामने आ रहा है ये तरीका कार क्या है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर।
ऑलरेडी जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। कोरोना केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, 16,000 से तजावुज कर गए हैं। आज के आदाद शुमार के मुताबिक 16,817 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि अमवात 300 से बढ़ गई हैं और 385 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक जेर इलाज मरीजों की तादाद 12,117 है, जबकि 24 घंटे के दौरान 990 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जो कि सबसे ज्यादा है अब तक की। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, 6,340, जबकि सिंध में 6,053 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 7,971 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और एनसीओसी के मुताबिक अब तक 1,82,131 टेस्ट मजमूई तौर पर किए जा चुके हैं, जो टोटल तादाद है। कोरोना का एक मरीज जरा जो रिसर्च की जा रही है, मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके मुताबिक कोरोना के एक मरीज औसतन 2.5 अफराद में यह मर्ज मुंतकिल करता है, यानी कि कोरोना का एक मरीज एक हफ्ते में 160 अफराद को बीमार कर सकता है। मर्ज का इलाज जो आलमी इदारा बराए सेहत की जानिब से बताया जा रहा है वो यही है कि टेस्टिंग करें, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करें, टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट होगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि बीमार अफराद को सेहतमंद अफराद से अलग किया जा सकेगा। और अगर कोई कोरोना का मरीज आता है तो जो एक हफ्ते में 160 अफराद को बीमार कर रहा था उसको अलग किया जाएगा, तो वो किसी और को बीमार नहीं कर सकेगा। हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर टेस्टिंग हो रही है और 6 अप्रैल को वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की जानिब से कहा गया था कि अप्रैल के एंड तक हम एक दिन में 25,000 टेस्ट करने की काबिल हो जाएंगे। 25,000 तो क्या, गालिबन 2,500 टेस्ट भी एक दिन में नहीं हो रहे हैं। यौमिया जो टेस्ट की तादाद है पंजाब में वो 2,000 तक जारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेस्ट फिल वक्त सिंध में ही हो रहे हैं और टेस्ट की कीमत भी 8,000 से 9,000 रुपये वसूल की जा रही है। जिन लैब्स को आइडेंटिफाई किया गया है कि वहाँ पर जाकर आप कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं। अब मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से भी ये मुतालबा सामने आ रहा है कि टेस्ट की जो फीस है उसको ख़त्म किया जाए, फ्री किया जाए, जबकि हम तो टेस्ट कर ही बहुत कम रहे हैं। तो हम इस पर बात करते हैं क्योंकि हुकूमत अब टेस्टिंग के तरीक़ाकार को तब्दील करने की भी बात कर रही है। तो वो तरीक़ाकार क्या है, नया तरीक़ाकार क्या होगा, और मेडिकली बहुत सारे सवालात हैं क्योंकि जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती तब तक शायद हम इससे नबर्द आज़मा नहीं हो सकते। लॉकडाउन वाहिद हल है, लेकिन इसके साथ साथ जो सिचुएशन चल रही है मेडिकली, इस पर हम बात करते हैं। डॉक्टर वजाहत बंगी साहब साबिक डीन पेम्स हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी कम है, मैं पिछले प्रोग्राम्स में भी इस पर बात करता आ रहा हूं, हुकूमती दावे भी हमारे बिल्कुल सामने है, लेकिन उन दावों से हट के अगर मैं ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करूं तो आप मेडिकल के शोबे से आप पूरी नज़र भी रखे हुए हैं कि क्या क्या टेस्टिंग कैपेसिटी चल रही है। अब जो हुकूमत टेस्टिंग के प्रोसीजर को, तरीक़ाकार को तब्दील करने की बात कर रही है, तो क्यों तरीक़ाकार बदलने की बात हो रही है? जो टेस्ट कर रहे थे वो किस तरीक़ाकार के तहत हम कर रहे थे, अभी जो नया तरीक़ाकार होगा सैंपलिंग का वो क्या होगा और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? शुक्रिया काश साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मुझे ये नहीं मालूम कि ये टेस्टिंग का कौन सा रवैया इख्तियार करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जितना ज़्यादा हमने ये टेस्ट किए इतनी जल्दी हमें केसेस मिलेंगे और इतनी जल्दी हम सेपरेट कर सकेंगे नेगेटिव पेशेंट को पॉजिटिव पेशेंट से। लेकिन एक ख्याल रखा है कि ये जब टेस्ट कर रहे हो तो उनमें भी फासला रखें मरीजों के दरमियान में। ये नहीं कि हजूम की सूरत में उनको ला के उनके टेस्ट कराने शुरू हो जाएं, वरना एक से दूसरे को मुतासर होने का बड़ा खदशा है। लेकिन डॉक्टर साहब, सैंपलिंग की बात हो रही है ना कि सैंपलिंग का तरीका कार बदल जाएगा। अमूमन जो हमारे यहाँ फिलहाल जो टेस्ट हो रहे हैं वो सैंपलिंग किस तरीके से ली जा रही है, इसका तो आइडिया होगा आपको? जी हाँ, फिलहाल तो वो स्वाब लेते हैं गले के पीछे से और नाक से, और इसको पीसीआर कहते हैं, और ये टेस्ट करते हैं। इसको ज़रा वक्त ज़रूर लगता है, कोई तकरीबन 24 to 48 आवर्स लग जाते हैं। दूसरा तरीका जो है वो एंटीबॉडी का तरीका, जो कि ज़रा जल्दी हो सकता है, लेकिन उसमें अभी मुश्किलात हैं, क्योंकि मैं उस दिन भी अपने एक दोस्त पैथोलॉजिस्ट से पूछ रहा था कि वो है तो बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट देता है, लेकिन अभी तक हमारे पास इतने ज़्यादा सैंपल इकट्ठे नहीं हुए कि हम स्टैंडर्डाइज कर सकें उसको। तो अगर वो हमारे पास चीज़ होती जैसे पहले टेस्ट होते हैं, बाकी बीमारी के टेस्ट हमारे पास मौजूद हैं कि वो बीमारी गुजर चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये नई बीमारी है, इसके लिए एंटीबॉडी टेस्ट करना लेकिन इंतहाई मुश्किल एंटीबॉडी टेस्ट तो बैन है ना डॉक्टर साहब, हुकूमत की तरफ से क्यों बैन किया गया था? बैन इसलिए किया गया कि अभी फिलहाल स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुई। अभी तक हमें ये भी नहीं पता ना कितने लोग मुतासिर हुए हैं। ये तो जब बहुत बड़ा सैंपल सामने आएगा ना, ये अगले साल शायद हमारे काम आए, खुदा करके ना हो या फिर दोबारा ये बीमारी, लेकिन ये बाद में पता चलेगा कि ये इफेक्टिव है कि नहीं। इसमें फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव टेस्टों का होना ये मुश्किलात पैदा कर रहा है इस वक्त।
लेकिन क्या डॉक्टर साहब इसका कोई टाइम विंडो भी होता है कि अगर उस टाइम विंडो के अंदर अंदर एक्ट किया जाए तो फिर इसका फायदा होगा, अदरवाइज नहीं फायदा होगा? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स एंटीबॉडीज को इंडोर्स भी कर रहे हैं, लेकिन टाइम विंडो के हवाले से थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए भी कि टाइम विंडो होता है इसका, कुछ क्या एक्ट किया जा सकता है उसमें? जी, टाइम विंडो है इस वक्त, क्योंकि हमारे पास अभी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुई। तो आईजीएम जो है वो बड़ी छोटी मिकदार में, बड़ी थोड़ी सी मिकदार में वो ब्लड में आता है, और ये एंटीबॉडी है एम के नाम से। तो ये आता है कि 1 दिन से लेके 7 दिन के दरमियान में, हम्म। और दिन है बड़ी थोड़ी मिकदार में होती है, इसलिए फास्ट फास्ट नेगेटिव होने का खतरा बहुत है। आईजीजी जो है वो फिर 2 हफ्तों के बाद आती है, और वो आईजीजी खासी मिकदार में आती है। लेकिन ये बात वही आ जाती है कि ये चूंकि ये स्पेसिफिक फिलहाल नहीं है, वो जो हमारे पास जो हैं वो पुरानी जो वायरसेस हैं उनके मुताबिक हैं, ये नए वायरस के मुताबिक वो नहीं है, इसके मतलब वक्त लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा जो अभी टेस्टिंग चल रही है, इंडिविजुअल सैंपलिंग हो रही है या पूल सैंपलिंग हो रही है? इंडिविजुअल सैंपलिंग में भी अब देख रहे हैं कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है। कुछ लोगों के टेस्ट किए जाते हैं वो नेगेटिव होता है, तो जब दोबारा टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव होता है तो बाद में नेगेटिव आ जाता है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं जी, है तो इंडिविजुअली होती है। मकसद ये है कि अब 10-12 आदमी आ जाते हैं और उनका हमने सैंपलिंग करनी है, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब वो स्वाब ले रहे होते हैं नाक से या गले से, तो बाज़ जगह वो सही जगह से ले नहीं पाते। तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को हमारी लेबॉर्ट्री थी, उनके मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि अगर मैं अपना कोई बंदा भेज दूँ ईएनटी डिपार्टमेंट से, तो वो जाकर सही सैंपलिंग का तरीका बता दे। तो अक्सर लोगों को सही तरीका नहीं आता, इसलिए फॉल्स नेगेटिव भी आ रहे हैं। तो वो उसमें एरर आ सकता है। अगर सही बंदा हो, सही सही ट्रेंड किया हो, तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है कि वो सैंपल ठीक तरह ना ले जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप स्वाब लेने का बात कर रहे हैं, ये इसका क्या तरीकाकार होता है? क्योंकि मैंने एक दो डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि राइट नॉस्ट्रल, लेफ्ट नॉस्ट्रल, इस तरह से 3 लेने होते हैं। ये क्या तरीकाकार होता है? जी, पहले ये थ्रोट से लेते हैं, टांसल के ऊपर वाले हिस्से से, फिर उसी स्वाब को आप नाक के एक नथने से पीछे तक ले जाते हैं, फिर दूसरे से नाक के नथने से पीछे तक ले जाते हैं, इसको नेजोफेरेंक्स कहते हैं, वहां तक अभी जाना पड़ता है। तो इसलिए ये प्रोसेस कितना मुश्किल नहीं है, लेकिन ट्रेन करना जरूरी होता है टेक्नोलॉजिस्ट को जो कि ये टेस्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ जो जो लैब्स डिसाइड की गई हैं, आइडेंटिफाई किया गया कि इन लैब्स में जाकर आप टेस्ट करवा सकते हैं, तो क्या वहां पर जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो ट्रेंड हैं, उनको पहले ट्रेनिंग दी गई है इस हवाले से? अब ये चीज़ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो जिन लैब्स को ट्रेनिंग दी, क्योंकि ये ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, इसके बगैर तो आप अगर स्वाब लेंगे तो गलती का इम्कान बहुत ज़्यादा है। तो अगर नहीं की तो उनको ईएनटी डिपार्टमेंट है हमारे पेम्स का, वहाँ से किसी को रिक्वेस्ट कर लें, वो आके बता देंगे। कोई मुश्किल नहीं है करने का, लेकिन एक तरीका है जो कि करना ज़रूरी है, और वो सही तरीके से करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी बताएगा कि जब किसी भी शख्स का सैंपल लिया जाता है, टेस्ट वो करवाता है कोरोना का, उसकी रिपोर्ट, उसके रिजल्ट काफ़ी टाइम के बाद आते हैं, गालिबन 24 आवर्स लग जाते हैं। लेकिन इन केस अगर वो पर्सन इफेक्टेड है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो जो 24 घंटे का दौरानिया है, उस दौरान अगर उससे वो किसी और को वायरस मुंतकिल हो जाता है, तो तब क्या मैयर्स होने चाहिए? यही मैं आपसे अर्ज कर रहा था पहले कि टेस्टिंग, चैनल टेस्ट तो हो गया, 24 घंटे लगते हैं, जाहिर है वो टेक्निकल इश्यूज हैं, लेकिन लोगों को इकट्ठा ना होने दें। उनको इस तरह नहीं है कि सामने इकट्ठे करके कमरे में सबों को बिठा दिया जाए, ये फासला रखा जाए इनमें, वरना ये बहुत बड़ा खतरा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन कि ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर साहब खतरा है। ड्यूरिंग टेस्ट की बात हो रही है, जब वो लैब में मौजूद होगा, उसके बाद जो शख्स टेस्ट करवा के चला जाएगा, उसके बाद? जी, अगर वो जब चला जाएगा तो एग्जैक्टली उसको यही इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि आपने सेपरेट रहना है बाकियों से जब तक कि आपका रिजल्ट ना आ जाए। वो घर में भी हो सकता है, लेकिन मुसीबत यह है कि बाद लोग समझ नहीं पाते। हम्म। अगर आप उनको सही तरह समझा दें कि भाई देखें, आपकी वजह से और लोगों को भी बीमारी लग सकती है, और एक घर में अगर, चूंकि हमारा था तो आपने देखा है फैमिली सिस्टम होता है, तो उस फैमिली सिस्टम में अगर एक को लग जाए तो बाकी को भी लग जाएगा, तो वहां पे तो कोई भी एक दूसरे की ख्याल रखने के काबिल भी नहीं रहेगा। इसलिए इन लोगों को थोड़ा सा समझाना पड़ना चाहिए, और जब समझ जाए कि भाई ये इकट्ठे नहीं, बहुत करीब नहीं आना एक दूसरे के, तो जब वो नेगेटिव हो जाए तो ठीक है, लेकिन जब वो पॉजिटिव होते हैं तो फिर उनकी सेपरेशन बहुत जरूरी हो जाती है।
अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अब हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे, लेकिन अब डॉक्टर जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स भी कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं, तो क्या अस्पतालों में भी खराबी बढ़ सकती है इससे? जी, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा इशू है। कई डॉक्टर तो जान से हाथ धो बैठे हैं, और हमारे तो एक एक डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक डॉक्टर जो होता है कितने हजारों मरीजों को देखता है। तो अगर वो भी इस तरह जान से चले जाए तो वो बहुत बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी हमारे लिए। वो बात ही थी जो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रोटेक्टिव कवर्स, पीपीई कहते हैं, तो वो नॉर्मली वो होते हैं डिस्पोजेबल। और अगर वो डिस्पोजेबल नहीं है और आप बार बार उनको धो या साफ करके या सैनिटाइज करके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खतरा बहुत बढ़ जाता है कि डॉक्टर भी मुतासर होगा। लेकिन ये जो आम मास्क है ये भी काफ़ी नहीं है, और एहतियात बहुत ज़रूरी है, डॉक्टरों को भी करनी चाहिए। सैनिटाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। हम्म। डॉक्टर जो है मजबूरी है, अब क्या करें, डॉक्टर करना तो है, इलाज करना है, हमने डिटेक्ट भी करना है। नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वजाद बंगी, साबिक डीन पिम्स, इस पर तफसील से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। लोग एहतियात बरतें, एहतियात के अलावा और कोई इसका हल है नहीं, और टेस्टिंग कैपेसिटी कम है पाकिस्तान में, और सैम्पलिंग का तरीक़ाकार तब्दील करने की बात हो रही है, इंडिविजुअल सैम्पलिंग हो रही है, पूल सैम्पलिंग के हवाले से कुछ डॉक्टर्स बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी मार्जिन ऑफ एरर रह जाता है। लेकिन साथ ही साथ एंटीबॉडीज़ एक ऐसा तरीका है जिसे बहुत सारे डॉक्टर इंडोर्स कर रहे हैं कि ये तरीक़ाकार भी बेहतर होगा, लेकिन वो पाकिस्तान में कुछ वजूहात की बिना पर बैन है। लेकिन टाइम विंडो का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती, जब तक इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, तब तक एहतियात के अलावा और कोई तरीकाकार नहीं है कि इससे बचा जा सके। तो आप अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, तो फासले पर रहें, तो खुद भी महफूज रहेंगे, दूसरों को भी महफूज रख सकेंगे। लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कश्मीर में तो जुल्म हो रहा था, लेकिन अब भारत ने कोरोना वायरस की आड़ में मुसलमानों पर बेईमाना तशद्दुद शुरू कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी कमीशन ने भी रिपोर्ट जारी कर दी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से भी खबरदार किया गया है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की इजरा करदा रिपोर्ट में भारत तशवीशनाक मुल्क नामजद करके सख्त सिफारती पाबंदियों के इतलाक़ की सिफारिश कर दी गई है। हिंदुस्तान ने जानबूझकर मजहबी आज़ादी के खिलाफ मुनज़्ज़म पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त दी। रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि भारत ने बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं, जबकि अमरीकी कमीशन ने सिफारिश की है कि मजहबी आज़ादियाँ सल्ब करने में मुलव्विस अफराद के असासे मुंजमद और उनके अमरीका दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। अमरीकी कमीशन ने अमरीकी सफारतखाने को अक़लियतों और इबादतगाहों बचाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से रवाबित बढ़ाने की भी सिफारिश की है। भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद भारत में अक़लियतों की जिंदगी अजीरन हो गई है। हम सब जानते हैं, पाकिस्तान बारहा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर यह बावर करवा चुका है कि मोदी RSS के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुतनाज़ शरीयत बिल से मुसलमान मुतासिर होंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का निशाना मुसलमान है। आप जानते हैं कि आजकल पूरी दुनिया कोरोना की जद में है, और भारत ने कोरोना की आड़ में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया है, उन पर बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है, और जवाब यह पेश किया जाता है कि जी इस वायरस के जिम्मेदार मुसलमान हैं। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराने का रवैया और तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खबरदार किया है कि गुमराह कुन प्रोपेगेंडा और नफरत से कोरोना नामी वबा बढ़ रही है। अमरीका ने भारत को पहली मरतबा 2004 के बाद अक़लियतों के लिए खतरनाक करार दिया है, जबकि भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। और एलामिया के मुताबिक 2019 की रिपोर्ट में भारत मजहबी आज़ादी के नक्शे में तेजी से नीचे आ गया है। 500 अफराद हलाक हुए हैं। इंतहा पसंदों ने जो तशद्दुद किया मुसलमानों पर दिल्ली में, माजरत के साथ 50 अफराद हलाक हुए हैं। और कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मुसलमान ही नहीं, भारत ईसाइयों पर भी उसी तरह से बेईमाना तशद्दुद कर रहा है। तो सिर्फ मुसलमान नहीं, अक़लियतों के लिए जिंदगी खतरे में चली गई है भारत में। इस हवाले से हम बात करेंगे कि आलमी बिरादरी जो पहले कहा जाता था कि नोटिस नहीं लेती, अब क्या मजीद नोटिस लिया जा सकता है, पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है, और क्या भारत कोरोना की आड़ में ये सब कुछ कर रहा है कि दुनिया की तवज्जो कोरोना की तरफ है, तो वो अपने मजमूम अज़ाइम को तकमील तक पहुंचाना चाहता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब दिफाई तज्ज़ियाकार मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट आई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बयान दे दिया है, भारत के हवाले से मुसलमानों पर पुरतशद्दुद जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, हम हमेशा से
ये बात करते हैं कि वो इकदाम जो होने चाहिए थे वो हुए नहीं, लेकिन अब जिस तरह से ये रिपोर्ट आ रही है, जिस तरह से मुतनब्बा किया जा रहा है, पाबंदियों की बातें हो रही हैं, तो क्या ये वही इकदाम हैं जिसका हम सबको इंतजार था? असल में बहुत बहुत शुक्रिया। जो इकदाम हम देख रहे हैं अभी, जो कहे जा रहे हैं, वो तो बड़े अरसे से हम सोच रहे थे। और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे और मीडिया के जो ज़रिए से, बहुत थिंक टैंक के ज़रिए से ये चीज़ें दुनिया को कन्वे करने की कोशिश की जा रही थी कि भारत का असल चेहरा देखो। आज की बात तो नहीं है कि जी ये भारत के अंदर अक़लियतों के ऊपर जुल्म हो रहा है और मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। आप पुरानी रिपोर्टें ह्यूमन राइट्स वॉच की, एशिया वॉच की उठा के पढ़ लें। एक 1991 में एशिया वॉच पब्लिकेशंस में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक रिपोर्ट शाया की थी, जो बहुत कोई जिसका टॉपिक था कश्मीर अंडर सीज। और उसके अंदर उन्होंने जिस तरह भारत के अंदर होने वाले वाक़यात को और कश्मीर के अंदर होने वाले वाक़यात को जो एक्सप्लेन किया था, वो दुनिया की नज़रें खोलने के लिए काफ़ी था। लेकिन मुसीबत ये है, प्रॉब्लम ये है कि दुनिया उस तरफ देखना नहीं चाहती थी, भारत की तरफ। अब ये इसलिए देख रहे हैं, इसकी वजह ये है कि वहाँ सिर्फ मुसलमानों को नहीं, बल्कि जितनी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जिसके अंदर सिख्स भी आते हैं, जिसके अंदर क्रिश्चियंस आते हैं, और जिसके अंदर इवन हिंदुओं की जो एक नीची शाख जिसको कहते हैं दलित, वो आते हैं, उन सब के खिलाफ मिल के एक ऐसी तशद्दुद की, ज़लालत की, कमीनगी की और फ़िज़ा जो है वो कायम की गई है। और उसको फिज़िकल तरीके से एक्टिवेट किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लोगों की रेडियाँ उठा के फेंकी जा रही हैं, पुलिस जो है वो जुर्म में शामिल है, पुलिस जो है वो मुसलमानों के ऊपर और अक़लियतों के ऊपर जुल्म कर रही है। और उसके साथ साथ हुआ ये कि दो वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। एक तो आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन के लोग जो हैं, यूरोपियन एम्बेसडर्स जो कश्मीर जाना चाहते थे, उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई, उनको श्रीनगर के एयरपोर्ट से आगे नहीं ले जाया गया। उसके बाद अमेरिकन कांग्रेस के अंदर कुछ डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन ने मिलके, जिनमें दो लेडीज़ कांग्रेस वुमन थी, उन्होंने करारदाद पेश की थी आज से कोई 6 महीने 8 महीने पहले कि जी कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, इंडिया में इतना जुल्म हो रहा है, तो इंडिया के ऊपर कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा था कि पाबंदियां लगाई जाएं। लेकिन वो भी चीज़ें जो अनअटेंडेड गई। इसके बाद आप रिसेंटली अभी देखा, यूनाइटेड नेशन जनरल कमेटी, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी कमेटी, ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट दी, उन्होंने तमाम चीज़ें खोल के रख दी। लेकिन मुसीबत ये है कि ये जो इस वक्त जो पेंडेमिक आया है, जिससे पूरी की पूरी दुनिया 229 ममालिक मुतासर हुए हैं, उसके ऊपर जो है दुनिया की अटेंशन जो है वो मुख्तलिफ ममालिक की तरफ जा रही है और गई है। और इसके अंदर जो कुछ भारत में जो कुछ हुआ, उसमें न सिर्फ भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों को इस कोरोना वायरस का जिम्मेदार जैसे आप कह रहे ठहराया गया, बल्कि भारत के अंदर जो जलील कबीनी और एक नहायत ही थर्ड क्लास किस्म की तशद्दुद से भरपूर एक हिटलर और मैसोलिनी से 2 कदम आगे दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द नरेंद्र मोदी और उसके जो गमाश्ते हैं, ये अमित शाह और बाबू बजरंगी और मोहन भगवत, ये जो टोला है, एक कमीनगी से भरा हुआ टोला, एक ऐसा जलालत से भरा हुआ टोला, उसने सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों को नहीं, बल्कि उन्होंने यूएई के अंदर और सऊदी अरब के अंदर बाकी मुसलमान ममालिक के अंदर भी ये कह दिया कि वो जिम्मेदार है इस कोरोना के, इस तमाम चीज़ों के जो भारत के अंदर हो रही है। हालांकि रियाकारी की हद यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है कि वहाँ तो बीजेपी के एक लीडर ने ऐलान कर दिया था कि जी हमने तो कोरोना का तरियाक जो है दरियाफ्त कर लिया है कि गौ मूत्र पियो तो कोरोना नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद वहाँ कोरोना से लोग मर रहे हैं। अच्छा, और कोरोना से लोग एक चीज वाजे कीजिएगा, आपने जैसे शुरू में बोला कि जी मुसलमानों पर सिर्फ तशद्दुद नहीं हो रहा, क्योंकि अब ईसाइयों पर भी तशद्दुद हो रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके रवाबित हैं तो उन पर भी तशद्दुद हो रहा है, वो कम्युनिटी भी इसकी जद में आ रही है, वो अकलियतें भी। तो इस वजह से आलमी बिरादरी अब थोड़ी सी ज्यादा में मुतहरिक नजर आ रही है। अगर ऐसा है तो फिर जो कश्मीर में मुसलमान मौजूद हैं उनके हक के लिए तो फिर आवाज बुलंद कोई नहीं करेगा। कश्मीर के हक के लिए तो किसी ने आवाज़ बुलंद की नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह देखिए, यूरोप में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन प्रेस में, वाशिंगटन में पोस्ट में, फिर एक हद तक कश्मीर के मुकदमे को पाकिस्तान की नज़र से, जिस तरह पाकिस्तान ने
उसके ऊपर लॉबिंग करने की कोशिश की। और जिस तरह इमरान खान ने शुरू से एक कश्मीर के मुकदमे को लेके आगे चले, उससे पहले वाली हुकूमतें तो सोई हुई थी ना। नवाज शरीफ के ज़माने में आपने लगाया था एक ऐसे सेल आउट आदमी को, आपने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन लगाया था जिसको वेस्ट, जिसकी शक्ल वेस्ट देखना नहीं चाहता था। सबसे बड़ा नुकसान तो नवाज शरीफ की हुकूमत ने पहुंचाया जब उसने पॉलिटिकल बेट के तौर पे एक ऐसे शख्स को लगा दिया जिसको कश्मीर की स्पेलिंग भी नहीं आते और जिसको कश्मीर की लोकेशन का भी नहीं पता, जिसको कश्मीर कॉज का भी नहीं पता कि कश्मीर कॉज है क्या। तो बेचा तो कश्मीर के मुकदमे को हमारी हुकूमतों ने है ना, हमारी हुकूमतों ने मुख्तलिफ औकात में कश्मीर के मुकदमे को बेच दिया। दे डिड नॉट फॉलो। और सबसे बड़ा नुकसान हो जाया नवाज शरीफ और उसके साथ जो लोग थे, तो वहां पे तो कोई सुनता नहीं था। अब जब आपने अभी कश्मीर की चीज को उठाया और इमरान खान को एक क्रेडिट जाता है कि उसने कहा कि नरेंद्र मोदी हिटलर का फॉलोअर है, फैशिस्ट हुकूमत है, दुनिया को कहा कि फैशिज्म पे मबनी हुकूमत है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में कहा कि फैशिस्ट पे मबनी हुकूमत है जो कश्मीर के अंदर मजालिम उठा रही है। तो अब इस मौके के ऊपर हमने जो कश्मीर के ऊपर जो कुछ हो रहा है या कश्मीर में जो चीजें लेके चल रही हैं, वो तो कोरोना के दरमियान में वैसे बैकग्राउंड में इसलिए चली गई कि वहां पे जो इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है वो बहुत अरसे से पार्ट एंड पार्सल बनी हुई है इंडिया की पॉलिटिकल फोर्स का। यानी एक जो अदारे होते हैं वो स्टांस लेते हैं एक न्यूट्रलिटी की बेसिस पर, हुकूमत को एडवाइस करते हैं। अब वहां पे दहशतगर्दों का जो एक दहशतगर्दों का जो टोला जमा हुआ है, जिसका पहले लीडर नरेंद्र मोदी के साथ बिपिन रावत था, जो इंडिया का पुराना आर्मी चीफ था, जिसकी शक्ल आप देखें तो उसकी शक्ल पे दहशत बरसती थी, उसको अब उन्होंने सीडीएस लगा दिया। अब जो नया जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया है वो भी उसके पैरों में खेल रहा है, उसी चीजों पे फॉलो कर रहा है। तो बात यह कि हमने अगर कश्मीर के मुकदमे को अब उठाया है तो अभी लोगों की तरफ उन्होंने देखना शुरू किया ना कि कुछ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चीजें आई, लेकिन इसके साथ इसी के तकाबुल में अगर आप देखें कि जो कुछ होना चाहिए था, जो मुसलमान ममालिक की तरफ से कश्मीर के मुकदमे के ऊपर जो है बहस छिड़नी चाहिए थी और पाकिस्तान के स्टैंड का सपोर्टिव स्टांस आना चाहिए था, वो तो वहां तो एक खामोशी है, ऐसी मुर्दा खामोशी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ना कभी सऊदी अरब ने कश्मीर के मुकदमे पे इंडिया से बात की, ना कभी यूएई ने कश्मीर के मुकदमे पे इंडिया से बात की, ना बाकी ये तमाम तो ओआईसी के किरदार की, मुस्लिम ममालिक के किरदार की तो ब्रिगेडियर साहब हम बात करते हैं और बारहा हम यहाँ पर ये बात कर चुके हैं कि अपने ज़ाती मफादात, उनके इक़्तिसादी मफादात इतने बालातर हैं कि उन्हें ये तमाम तर चीज़ें नज़र ही नहीं आती। लेकिन अब जिस तरह से पाबंदियों की बात हो रही है ब्रिगेडियर साहब, तो ये जो पाबंदियाँ लगाने की बात करें, अमरीकी कमीशन भी एमनेस्टी भी तनबीह कर चुका है, इसके अलावा असासे मुंजमद करने की बात की जा रही है, सिफारिशात पेश की जा रही हैं, इससे भारत को कुछ फर्क पड़ेगा? असल में मैं एक बहुत बड़ी एक छोटी सी चीज़ आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, उस पर गौर कीजिएगा और लोगों को गौर करना चाहिए। एक रॉबर्ट फ्रिस्क की एक रिपोर्ट थी जो इंडिया इजराइल नेक्सस के बारे में थी, जो एक मुस्तकबिल के लिए, मुस्तकबिल की सोच के लिए, इन पाबंदियों की सोच के लिए से आपको एक लीड देगा। और उसने कहा था कि इजराइल ने जो है ना वो अपने आप को नेशनलिस्ट बीजेपी की गवर्नमेंट जो है ना उसके साथ पॉलिटिकली और मिलिटरली अनस्पोकन लैंग्वेज में अलाइन कर लिया है और वो उन तमाम पॉलिसीज को सपोर्ट करेगा जो इंडिया के अंदर बीजेपी की हुकूमत कर रही है और नरेंद्र मोदी की हुकूमत कर रही है। बिकॉज एक तो उनके बहुत अपना जो दिफाई ताल्लुकात बहुत हैं, आपको पता है कि वहाँ से वो सर्विलेंस इक्विपमेंट जो इजराइल से फैल्कन एयरबॉर्न जो सर्विलेंस इक्विपमेंट है और उसके साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम और ये जो स्पाइस 200 मिसाइल जिससे बालाकोट में अटैक किया था वो खरीद रहे हैं। अब आप देखिए इंडिया का जो 359,000 करोड़ का जो बजट है, डिफेंस बजट है, उसमें कोई 18.5 टू 18.52 बिलियन डॉलर है जो एलोकेट किया हुआ है डिफेंस परचेजेस के लिए, और 4 बिलियन डॉलर के ज़्यादा तो इंडिया से अमेरिका से मायदा हो चुका है। उसका जो फरवरी 2020 में जब वो आया था वहाँ पे इंडिया अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो वहाँ अनाउंस हुआ था। इस तरह फ्रांस के साथ, तो ये एक ऐसी, ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया को कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि अमेरिका की बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है वो चलती है डिफेंस प्रोडक्शन से, और अभी अमेरिका की इकोनॉमी का जो हाल है वो आप देख रहे हैं, इसी तरह यूरोप की इकोनॉमी का जो हाल है वो आप देख रहे हैं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने ऑलरेडी साइन किए हुए हैं वो उनको जाने नहीं देना चाहेंगे। अब इस बेसिस के ऊपर, और सबसे बड़ी यहूदी लॉबी, और यहूदी लॉबी अमेरिका को कंट्रोल करती है। अमेरिका को कोई अपना रॉबर्ट अपना क्या कहते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट तो नहीं चलाता, अब अमेरिका को कोई ओबामा तो नहीं चलाता,
अमेरिका को भी अपना जॉर्ज बुश ने तो नहीं चलाया, वहां तो यहूदी लॉबी है जो फेडरल रिजर्व के अंदर बैठी हुई है, जहां पे बरगेडी साहब आपने बड़े अच्छे से तमाम पूरा सिनेरियो अच्छे से डिपिक्ट कर दिया, लेकिन इस सारी सिचुएशन में आपने जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत किरदार अदा कर भी रही है, इमरान खान साहब इस हवाले से बड़े मुदल्लल तरीके से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तकरीर की जाकर। अब इस सिचुएशन में जब कोरोना भी है और साथ ही साथ भारत कोरोना की आड़ में अपने मजमूम अज़ाइम भी साथ ही साथ चला रहा है, तो क्या पाकिस्तान अब क्या फर्दर किरदार अदा कर सकता है? मेरे ख्याल में मैं जिस तरह किरदार देखता हूँ पाकिस्तान में, इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ मौके पे, क्योंकि किसी प्राइम मिनिस्टर का बोलना कोई छोटी बात नहीं होती, या उनका ट्वीट करना या एक किसी भी रियासत के असल चेहरे को दिखाना कोई छोटी बात नहीं होती। दुनिया उसको बाय करती है और इमरान खान की बात को दुनिया बाय करती है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी का भी इंटरव्यू था कि मैंने जी इस रिपोर्ट के बाद बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स को रिंग किया है, लेकिन मुझे जो लैग नजर आ रहा है, जो मुझे गैप नजर आ रहा है, जो मैं देख, वो ये है कि हम तमाम ये लॉबिंग, ये प्रोजेक्शन पाकिस्तान के अंदर बैठ के कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तान के मिशंस हैं, या आप देखिए कश्मीर कमेटी का, अब तो खैर हालात कुछ मुख्तलिफ हैं, लोग शायद एक दूसरे से अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ कश्मीर कमेटी को रोल प्ले करना चाहिए था, इवन अमेरिका, इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर जब फखर इमाम साहब को चेयरमैन बनाया था, या पाकिस्तान के अंदर उसके रिलेशन से सेमिनार कराने चाहिए थे, जो टॉक्स कराने चाहिए, थिंक टैंक्स को लेके आना चाहिए, और बाहर जो आपकी बेसिस हैं, जो वहां पे एक मिशन क्रिएट करना चाहिए था, और उनको जिस तरह प्रोजेक्शन करनी चाहिए थी, आगे लेके चलना चाहिए था, या यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो आपके परमानेंट नुमाइंदे आपने भेजे, अभी मुनीर अकरम साहब भेजे हैं, तो मुझे तो अगर कुछ है तो शायद मैं इग्नोरेंट हूँगा, लेकिन मुझे इंटरनेशनल प्रेस में या इसके हिसाब से कश्मीर के हवाले से या इंडिया के रोल के हवाले से उन एम्बेसीज का और उन मिशंस का मुझे कोई किरदार नजर नहीं आया। इसका मतलब है कि आप रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान के अंदर बैठ के तो चीजों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आपको बाहर लेके जानी चीजें चाहिए, जहां हमारे एम्बेसडर्स को, हमारे कश्मीर मिशन के लोगों को इंटरेक्ट करना चाहिए, वहां पर मुख्तलिफ थिंक टैंक से, मुख्तलिफ जैसे रैंड कॉर्पोरेशन। गॉट योर पॉइंट ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान के अंदर बैठकर जो लॉबिंग की जा रही है वो नहीं, बल्कि इंटरनेशनली जाकर इस मुद्दे को उसी तरीके से उठाना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर बैठकर जो तमाम तरह डिस्कशंस की जाती हैं, जितना मुतहर्रिक हम होते हैं कश्मीर के मामले को लेकर, हमारी जो हुकूमत है, यही इंटरनेशनली जो मिशन है, वहाँ पर जो बेसिस है, वहाँ पर जाकर इस पर काम करना चाहिए, तो शायद मजीद इसमें हमें कोई ना कोई बेहतरी नजर आ सकती है, और कश्मीरियों की आवाज़ बनकर हम कश्मीरियों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।